अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर पर कुछ बात करेंगे और हम पूरे स्टैंडर्ड को जो है वो मिनिमम टाइम में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मैंने 3 बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल बनाया है स्लाइड्स का। तो बेसिक लेवल आज डिस्कस करते हैं और बेसिक लेवल जो है अर्निंग्स पर शेयर का IAS 33 का, उसको देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम IAS 33 या अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं और उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखें, तो लिखा हुआ है IAS 33 अप्लाइज टू एंटिटीज हुज शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड और आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इशूड इन पब्लिक मार्केट्स। यानी कि जिन कंपनी के शेयर पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं या इस प्रोसेस में है कि वो पब्लिक मार्केट्स में ट्रेड होंगे, उन पर IAS 33 अप्लाई होता है। In simple terms, earnings per share is calculated as reported earnings divided by the number of shares issued. आसान लफ्जों में अर्निंग्स पर शेयर का मतलब यह है कि आपकी कंपनी ने जितनी अर्निंग्स यानी कि जितना प्रॉफिट कमाया पूरे साल में, उसको आप कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दो। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी ने जो है वो 100 रुपए कमाए और आपकी कंपनी में 5 शेयर्स थे, तो आपका अर्निंग्स पर शेयर बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20 रुपए पर शेयर। यानी कि एक शेयर जिसके पास था उसको 20 रुपए की अर्निंग्स का हिस्सा मिला। EPS is widely accepted as one of the important indicator of entity's financial performance. EPS जो है वो हमें एक एंटिटी की, एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो शो करता है। ऑब्वियसली जिस कंपनी का EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा होगी, उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। Basic earnings per share is equals to earnings attributable to ordinary shareholders divided by weighted average number of ordinary shares in issue during the period. अब वही जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक समझाई, उसका कुछ एडवांस, कि जब आपके सवाल में लिखा जाए कि बेसिक अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करो, तो उसके लिए आप अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स सिर्फ लोगे। आपको पता है कि आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कंपनी के ट्रू ओनर्स कहलाते हैं। तो ये अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है, ये एक अलग बहस है, और प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो एक अलग बहस है, वो भी हम देखेंगे आगे जाकर। लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो आपने जो याद रखना है वो ये है कि आपने अर्निंग्स वो वाली लेनी है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेंगी, और उसको आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू से डिवाइड करना है। अब ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होता है, ये भी हम आगे आने वाले लेसन्स में देखते हैं। An ordinary share is an equity instrument that is subordinate. The holder of ordinary share participates in an entity's profits only after all other shares have been paid dividends to all other classes of equity instruments. अब ये डेफिनेशन ये कहती है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है, और ये वो लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट में तब हिस्सा मिलता है जब बाकी सारे लोगों को उनका हिस्सा मिल चुका हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वो उन लोगों की बात करूं जो एक कंपनी में फाइनेंस करते हैं, तो फाइनेंस करने वाले जो है वो लोन प्रोवाइडर्स भी होते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, उनको भी डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिनके पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, यानी कि उन्होंने कंपनी को लोन नहीं दिया बल्कि ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी है, यानी कि वो डेट प्रोवाइडर्स नहीं है बल्कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ओनर है। और दूसरी बात यह है कि ये वो लोग होंगे कि जिनको जो अर्निंग्स में हिस्सा मिलेगा वो बाकी सबको हिस्सा मिलने के बाद होगा। अच्छा, कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स भी याद रखनी है जो हमें आगे जाकर काम आएंगी और हमें डिफरेंसेस मालूम करने होंगे। एक चीज होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज। एनी डिविडेंड्स रिलेटिंग टू द शेयर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। देखिए, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स में एक प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब यह है कि कुछ टाइम बाद कंपनी जो है वो शेयर्स लेकर और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे उनको उनके इन्वेस्टेड अमाउंट को वापस कर देगी। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल ही लोन देने जैसा ही है, लिहाजा इसको हम एज अ फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट करते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी। Any dividend relating to them is disclosed in the statement of changes in equity. अगर कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर है कि जिसको हम अमाउंट जो है वो वापस नहीं लौटाएंगे,
यानी कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो इन्वेस्टेड अमाउंट ही रहेगा और कोई रिडेम्पशन नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे कि वो एक तरह से इक्विटी है और इनको डिविडेंड दिया जाता है जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद दिया जाता है। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि हमने अभी ईपीएस की जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा कि हमें वो वाली अर्निंग्स लेनी है जिसमें सबको रिटर्न जो देना चाहिए वो माइनस हुआ हो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्योंकि डिविडेंड शामिल होता है तो वो आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कैसे। एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। आकिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹4 million ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of December 2022. Akib Limited has 500,000 issued shares. अर्निंग्स पर शेयर 4 million डिवाइडेड बाय 500,000 यानी कि ₹8 पर शेयर। बड़ा सिंपल सा एक मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि भाई 4 million की अर्निंग्स है और 4 million की अर्निंग्स है, 5 लाख शेयर्स हैं, तो अर्निंग्स पर शेयर होगा ₹8 पर शेयर। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं और हमारे पास लिखा हुआ है बासित लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 4 million ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2022. Basil Limited paid ₹500,000 preference dividend during the year. The preference shares were correctly classified as equity. देखें, अगर आपके पास irredeemable preference shares हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना उसके बाद उनको डिविडेंड मिलेगा, उससे पहले 4 मिलियन में ये माइनस हुआ नहीं होगा। बासिल लिमिटेड has 500,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशूड। अर्निंग्स पर शेयर के लिए आपने 4 मिलियन में से 5 लाख को माइनस किया और फिर 5 लाख से डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखें आपका जो प्रॉफिट था उसमें से जो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड देना है वो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने माइनस किया है, फिर जो आपके पास अमाउंट लेफ्ट ओवर है यानी कि 3.5 मिलियन उसको आपने 5 लाख से डिवाइड किया। जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया हुआ, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया हुआ जो डिविडेंड होता है वो अभी भी इंक्लूडेड होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में माइनस हो रहा होता है, लिहाजा उसको सब्ट्रैक्ट कर फिर 5 लाख से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Cameroon Limited made profit after tax of 4 million during the year ended 31st December 2022. Cameroon Limited paid ₹500,000 preference dividend during the year. The preference shares were correctly classified as liability. अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, और जब हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एज अ लायबिलिटी ट्रीट होता है, और क्योंकि वो एज अ लायबिलिटी ट्रीट होता है तो उनको दिया हुआ डिविडेंड जो है वो फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होता है, और फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होता है तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले माइनस हो चुका होगा। देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं, पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है उस पर टैक्स लगाते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, यानी कि ये 5 लाख रुपए ऑलरेडी माइनस हुआ है 4 मिलियन में। Cameroon Limited has 500,000 ordinary shares in issue. Earnings per share will be 4 million divided by 500,000 यानी कि ₹8 पर शेयर। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी यूज्ड इन द कैलकुलेशन मस्ट बी द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू ड्यूरिंग द पीरियड। देखें, कहने का मकसद ये है कि एक कंपनी है उसने 1 जनवरी को 10 शेयर्स इश्यू करे और फिर उसने जो है वो 30 दिसंबर को 10 शेयर्स इश्यू करे, तो 31 दिसंबर को यानी कि जब कंपनी की बुक्स क्लोज हो रही होंगी तब उसके पास टोटल 20 शेयर्स आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अर्निंग को 20 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जिन शेयर होल्डर्स ने 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट करी हुई होगी उनका इन्वेस्टेड अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में पूरे साल के लिए, लिहाजा मुझे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मिली थी जिससे मैं रिटर्न जनरेट कर रहा था, बट उन शेयर होल्डर्स ने जिन्होंने 30 दिसंबर को शेयर सब्सक्राइब करे उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिर्फ एक दिन के लिए है, लिहाजा ये सही नहीं होगा कि मैं अपनी अर्निंग्स के 20 बराबर हिस्से करूं। तो मैं इस चीज को अकाउंट फॉर करता हूं क्योंकि कंपनी में जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो वो आप इन्वेस्टमेंट से कमाते हो। अब अगर आपके पास साल के शुरू में ही 20 शेयर होल्डर्स होते और उनका पूरा अमाउंट पूरे साल इन्वेस्टेड होता तो आप ज्यादा कमाते, लेकिन 10 शेयर होल्डर्स ने अगर शुरू में इन्वेस्टमेंट करी है और 10 शेयर होल्डर्स ने 30 दिसंबर को एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करी है और बुक्स क्लोज हो गई, तो ये मिसमैच बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स है, इसीलिए हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को यूज करते हैं। There are different ways in which the number of shares may change.
अच्छा, अब आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की जो ट्रीटमेंट है, उसमें जब आपने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं तो उनमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस में क्या होगा, बोनस इशू में क्या होगा, राइट्स इशू होता क्या और उसमें क्या होगा, शेयर स्प्लिट होता क्या और उसमें क्या होगा, और शेयर कंसिडरेशन सॉरी शेयर कंसोलिडेशन, शेयर कंसोलिडेशन जो है उसमें क्या होगा। ये जो आखिर में लिखा हुआ है ये शेयर कंसिडरेशन नहीं है बल्कि ये शेयर कंसोलिडेशन है, इसको जरा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये शेयर कंसोलिडेशन है। ठीक है जनाब। अच्छा, पैरा नंबर 20 IS 33 का मैं यहाँ पर जरा आपके सामने पेश किया है और उसको रीड करूंगा। लिखा हुआ है, यूजिंग द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड रिफ्लेक्ट्स द पॉसिबिलिटी दैट द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स कैपिटल वेरीड ड्यूरिंग द पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ अ लार्जर और स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम। यानी कि क्योंकि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो वेरी करता है, तो कभी ज्यादा और कभी कम इन्वेस्टमेंट होती है। Weighted average number of ordinary shares outstanding during the period is the number of ordinary shares outstanding at the beginning of the period adjusted by the number of ordinary shares bought back or issued during the period multiplied by time weighted factor. The time weighing factor is the number of days that the shares are outstanding as a proportion of the total number of days in the period. A reasonable approximation of the weighted average is adequate in many circumstances. अब ये आईएएस का पैरा नंबर 20 है, आप इसको रीड करें, लेकिन इसको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कंसिडर्ड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द डेट एट विच एनी न्यू शेयर्स वेर इशूड। यानी कि जिस दिन आपने नए शेयर्स इशू किए थे आप उस डेट को अकाउंट फॉर करोगे। आप ये नहीं करोगे कि आप देखोगे कि साल के आखिर में कितने शेयर्स हैं, बल्कि उसकी किसी तरह से एडजस्टमेंट करोगे। देयर इज नो एडजस्टमेंट टू कंपैरेटिव्स रिजल्टिंग फ्रॉम इशू एट फुल प्राइस। कंपैरेटिव्स का मतलब ये होता है कि अगर आप 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या चेंज करोगे या नहीं। अगर आपने 2022 में नए शेयर्स इशू करे हैं फुल प्राइस पर, यानी कि जो उनकी मार्केट वैल्यू चल रही थी उसी पे इशू करे हैं, तो आप चेंज नहीं करोगे। अब इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। डेंगो लिमिटेड है 600,000 शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2022। देखें, एक कंपनी है जिसका नाम है डेंगो लिमिटेड। डेंगो लिमिटेड के 6 लाख शेयर्स इशू हुए हैं। 6 लाख शेयर्स इशू होने का मतलब यह है कि कंपनी के पास 6 लाख शेयर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे कंपनी बिजनेस कर रही होगी, बिजनेस चला रही होगी, रिटर्न जनरेट कर रही होगी, कमा रही होगी। और ये 1 जनवरी 2022 की पोजीशन है। On 30th June 2022, 300,000 new shares were issued at full market price. अब इसका क्या मतलब है भाई, देखिए 6 लाख शेयर्स थे, 6 महीने यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक ये 6 लाख शेयर्स कंपनी में थे। कंपनी ने लोगों से पैसे लिए हुए थे वो, और लोग जो है वो शेयर होल्डर थे। कंपनी बिजनेस कर रही थी। 30 जून 2022 वाले दिन क्या हुआ कि कंपनी ने 3 लाख मजीद शेयर इशू करे, यानी कि लोगों ने मजीद इन्वेस्टमेंट करी कंपनी में। और 30 जून 2022 को क्या हो गया होगा कि कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए होंगे, 9 लाख। ठीक है, वेर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस, और जो मार्केट में प्राइस चल रही थी उस पर इशू हुई थी। अब देखिए, साल के आखिर में अगर कोई बोलेगा ना कि कंपनी के कितने इशूड शेयर्स हैं, तो मैं बोलूंगा 9 लाख। 1 जनवरी 6 लाख, 30 जून वाले दिन 3 लाख और इशू हुए, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। अब 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक कितने शेयर्स इशूड है, 9 लाख। लेकिन आप इसको यूं सोचें कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 लाख शेयर्स के पैसे कंपनी में पूरे साल अवेलेबल थे फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स? नहीं सर, पहले 6 महीने कंपनी के जो शेयर्स इशूड थे वो 6 लाख थे। 3 लाख शेयर्स जो है वो इशू हुए हैं, लेकिन वो जो 3 लाख शेयर्स इशू हुए हैं वो कंपनी के पास उसका जो पैसा आया वो सिर्फ 6 महीने के लिए आया है, जो कंपनी ने यूज किया होगा अपनी अर्निंग्स को जनरेट करने के लिए। कंपनी की टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर जो है वो 7.5 मिलियन है। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो हम 7.5 मिलियन को 7.5 लाख से डिवाइड करेंगे। अब ये 7.5 लाख कहाँ से आया, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 12/12। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12/12 क्यों सर? देखिए, जो आपके 6 लाख शेयर्स हैं, जरा गौर से सुनिएगा, जो आपके 6 लाख शेयर्स हैं वो 1 जनवरी को भी थे, 2 जनवरी को भी थे, 3 जनवरी को भी थे, 4 जनवरी को भी थे, 5 जनवरी को भी थे, 30 दिसंबर को भी थे, 31 दिसंबर को भी थे, 25 दिसंबर को भी थे। तो इन 6 लाख शेयर्स का अमाउंट आपके पास पूरे 12 महीने अवेलेबल था। तो 6 लाख इंटू 12/12
प्लस 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12। ऐसा क्यों? नए जो 3 लाख शेयर्स थे वो मैंने इशू करे थे 30 जून को, विच मीन्स इफेक्टिवली 1 जुलाई भी आप कह सकते हो और 6 महीने भी आप कह सकते हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगर उनका बेनिफिट मैंने 6 महीने के लिए ही लिया है तो मैं मजीद वो 3 लाख जो है वो 6 लाख और प्लस 3 लाख नहीं करूंगा, बल्कि 6 लाख प्लस 1.5 लाख करूंगा। 3 लाख शेयर्स का अमाउंट है मेरे पास, लेकिन 6 महीने के लिए। ऐसा ही है कि 1.5 लाख शेयर्स का अमाउंट पूरे साल के लिए होता है। इस बात पर जरा वापस से तवज्जो दीजिएगा। 3 लाख शेयर्स का अमाउंट मेरे पास 6 महीने के लिए है। ये ऐसा ही है कि 1.5 लाख शेयर्स का अमाउंट पूरे साल के लिए होता है। तो सर आप 1.5 लाख में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो अर्निंग्स है ना वो एनुअल बेसिस पर है। अर्निंग्स कैसी है? पूरे साल की। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई 3 लाख शेयर्स नहीं थे 6 महीने के लिए, बल्कि 1.5 लाख शेयर्स थे पूरे साल के लिए, ताकि अर्निंग्स और नंबर ऑफ शेयर्स आपस में मैच हो जाएं। ये बात जरा गौर से एनालाइज करिएगा कि मैंने क्या बोली है। अच्छा, अब नंबर शेयर्स कैलकुलेट करेंगे दो पॉसिबल ट्रीटमेंट से। एक तो ये है कि 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12/12 प्लस 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12। दूसरी वर्किंग ये है 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12 प्लस 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12। आप जिस वर्किंग से कंफर्टेबल है वो वर्किंग कर सकते हैं। दूसरे मेथड में मैंने क्या देखा है, दूसरे मेथड में, पहले मेथड में चले, पहले मेथड में मैंने क्या देखा है, शेयर्स के हिसाब से क्या हूं। 6 लाख शेयर्स कितना टाइम इन्वेस्टेड थे? 3 लाख शेयर्स कितना टाइम इन्वेस्टेड थे? यानी कि मैंने शेयर्स को कांस्टेंट रखा है और टाइम को चेंज किया। दूसरे वाले मेथड में मैंने शेयर्स को चेंज किया, यानी कि मैंने देखा है कि पहले 6 महीने कितने शेयर्स थे, आखिरी 6 महीने कितने शेयर्स थे। तो पहले 6 महीने 6 लाख शेयर्स थे, 6 लाख इंटू 6/12, और अगले 6 महीने 9 लाख शेयर्स थे, यानी कि 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12। अच्छा जी, तो ये आपके पास पहली ट्रीटमेंट थी। इस एग्जाम्पल को कॉपी भी करिएगा, अच्छे से देखिएगा, नोट करिएगा कि हमने आखिर वेटिंग कैसे करी। हमने जो है वो वेटेज दी है, हमने ऐसा नहीं किया कि हम 7.5 मिलियन की अर्निंग्स को 9 लाख से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं अपने बोनस इश्यूज पर। A bonus issue is an issue of new shares to existing shareholders without any consideration. बोनस इशू जो होता है वो शेयर होल्डर्स को नए शेयर देना होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि पैसा रिसीव नहीं होता। एंट्री पास होती है शेयर कैपिटल डेबिट रिटेन रिटेन अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी कि पैसा रिसीव नहीं होता, बस लोगों को नए शेयर्स दिए जाते हैं। अब अगर पैसा इंक्रीज नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो ऐसे शेयर्स इशू करने की वजह से कोई पैसा नहीं आएगा तो अर्निंग्स इंक्रीज नहीं होंगी। ठीक है। तो बोनस इशू का मतलब होता है कि मैं किसी शेयर होल्डर को शेयर्स दूं और मैं उससे कोई पैसे ना लूं। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन रिसोर्सेज। नंबर, शेयर का नंबर इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कोई रिसोर्सेज में इंक्रीज नहीं आता। बोनस इश्यूज आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव ऑलवेज बीन इन इशू। अब सर ये क्या मतलब है? अच्छा, ये बड़ी IS 33 की जो है वो टेक्निकल बात है, और ये कंपैरिजन के लिए आप कुछ टाइम बाद ये देखेंगे कि हम क्या करते हैं एज अ इंसान। हम कंपनी के ईपीएस को ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं 2020 में कंपनी का ईपीएस 5 रुपए था, 2021 में 6 रुपए हो गया, 2022 में 7 रुपए हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो कंपनी हर साल अपने हर एक शेयर पर ज्यादा अर्निंग्स जनरेट कर रही है। ये कंपनी तो तरक्की कर रही है, अच्छी जा रही है। तो हम बोनस इश्यूज के केस में देखिए, हमारा हमारा मकसद क्या ईपीएस कैलकुलेट करने का, हम पिछले साल से इस साल का ईपीएस कंपेयर कर कोई डिसीजन ले सकें। अब बोनस इश्यूज में क्या होता है कि आपके पास पैसा तो आता नहीं है, यानी कि आप जो अर्निंग्स कमा रहे होते हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट से ही कमा रहे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी आप बोनस शेयर्स में देखेंगे जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है उसको भी रिवाइज किया जाता है। कैसे, एक थोड़ा सा हम आगे बढ़कर देखते हैं और फिर डिस्कस भी करते हैं। In order to ensure that EPS in the year of the bonus issue is comparable with previous year's EPS, the comparative EPS is restated on the same basis. Restatement of EPS bonus shares के इशू में होती है, पिछले केस में नहीं हो रही थी। रीस्टेटमेंट का मतलब ये कि पिछले साल का जो ईपीएस था उसको भी रिवाइज किया जाता है। सर एग्जांपल के थ्रू समझाएं, एग्जांपल देखते हैं, गौर से सुनिएगा। Eager Limited had 2 million shares issued on 1st of January 2020. पहली जनवरी 2020 वाले दिन कंपनी के 2 मिलियन शेयर्स इशू में थे। There were no share issues in 2020. कोई नए शेयर्स 2020 वाले साल में इशू नहीं करे, यानी कि पहली जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी के 2 मिलियन शेयर्स थे।
On 1st of July 2021, it made a 1-for-4 bonus issue. कंपनी ने 1 जुलाई 2021 वाले दिन 1-for-4 बोनस इशू करा। 1-for-4 बोनस इशू का मतलब ये है कि 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स यू हैव, यानी कि हर शेयर होल्डर को बुलाया, बोला तुम्हारे पास 4 शेयर है, हमें एक एक्स्ट्रा देकर इसको 5 कर देते हैं। किसी के पास भी 4 शेयर्स होंगे तो उसको हम 4 पे एक फ्री दे देंगे, यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं तो आप अब 5 शेयर, आपके पास अब से 5 शेयर होंगे, यानी कि मैं हर 4 जिसके पास शेयर होंगे उसको एक एक्स्ट्रा शेयर दे रहा हूँ। लेकिन ये कब कर रहा हूँ? 1 जुलाई 2021 वाले। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 रुपीज 20 मिलियन। जो आपका 31 दिसंबर 2020 तक का प्रॉफिट था वो 20 मिलियन था, और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 यानी कि 2021 वाले साल का जो प्रॉफिट है वो 24 मिलियन है। Calculate basic EPS for the year ended 31st December 2021, including comparative for 2020. अब गौर से एक बात सुनें, पहले कौन सा साल आया होगा, 2020 या 2021? 2020 आया होगा। 2020 आया होगा तो 2020 खत्म भी हुआ होगा ना। लेट से आज हमें 31 दिसंबर 2020 पर खड़े हुए हैं। लेट से आज हम 31 दिसंबर 2020 पर खड़े हुए हैं। लेट से आज हम 31 दिसंबर 2020 पर खड़े हुए हैं। अगर हम 31 दिसंबर 2020 पर खड़े हुए हैं तो 31 दिसंबर 2020 वाले दिन जब मैंने 31 दिसंबर 2020 वाले दिन जब मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईपीएस कितना बताया होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने ईपीएस कैलकुलेट किया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 मिलियन का, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 2 मिलियन के, यानी कि ₹10 पर शेयर। जरा इस बात को आप समझिएगा, ₹10 पर शेयर। सर ये क्या है ₹10 पर शेयर और कैसे आया? भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 2 मिलियन। 31 दिसंबर 2020 वाले दिन, 31 दिसंबर 2020 वाले दिन, 31 दिसंबर 2020 वाले दिन मैं आज हूँ। मैं आज 31 दिसंबर 2021 नहीं आई है, मैं आज 31 दिसंबर 2020 वाले दिन हूँ। 31 दिसंबर 2020 वाले दिन मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया होगा कि कंपनी का ईपीएस ₹10 पर शेयर है। ठीक है, ₹10 पर शेयर है, और वो 31 दिसंबर 2020 वाले एनुअल रिपोर्ट बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, शेयर होल्डर को दे दिया, ईपीएस बता दिया, लोगों ने देख लिया, लोगों ने पिछले साल से कंपेयर कर लिया, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करी, नहीं करनी है तो नहीं करी, खत्म हो गई। अब एक और साल गुजर गया, और ये जो साल गुजरा है ना, ये 31 दिसंबर 2021 है। ये जो साल गुजरा है ये 2021 है। 21 गुजर गया, बिल्कुल गुजर गया। अब जब 21 गुजर गया तो 21 में मैंने 24 मिलियन कमाए। ठीक है, 2021 वाले साल में मैंने 1-for-4 बोनस इशू किया था। आईएएस 33 ये कहता है, आईएएस 33 ये कहता है कि जब तुम बोनस इशू करोगे तो पिछले कंपैरेटिव्स को अपने 21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवाइज करोगे, और तुम जो है वो 2020 का एक और बार ईपीएस कैलकुलेट करोगे। 2021 का तो करना ही है, और तुम देखोगे कि भाई ये हमने जो है ना नए बोनस शेयर इशू करे थे, तो हम पिछला ईपीएस भी रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिवीजन नहीं होगी। देखो सुनो जरा गौर से बात, एक एनुअल रिपोर्ट हमने इशू करी होगी, शेयर होल्डर को दे दी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए होंगे 31 दिसंबर 2020 वाले दिन, वो तो उनके पास चले गए, चले गए। अब एक और साल गुजर चुका है, गुजर चुका है, गुजर चुका है। अब 31 दिसंबर 2021 की रिपोर्टिंग करनी है। 2021 के 31 दिसंबर को मुझे लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं। उसमें मुझे पिछले साल का कंपैरेटिव भी शो करना है कि इस साल कंपनी का ईपीएस कितना है, पिछले साल कंपनी का ईपीएस कितना था, इस साल कंपनी का ईपीएस कितना है, पिछले साल कंपनी का ईपीएस कितना था। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, सवाल की ये रिक्वायरमेंट। अगर सवाल की ये रिक्वायरमेंट होती कि 2020 में जो रिपोर्ट शुरू इशू करी हुई थी उसमें क्या ईपीएस था, तो ₹10 पर शेयर आंसर होगा। लेकिन अभी का सवाल पढ़ो और अब देखो कि 31 दिसंबर 2021 को कैसे रिपोर्टिंग होगी। देखिए 31 दिसंबर 2021 का ईपीएस आएगा 24 मिलियन डिवाइडेड बाई 2.5 मिलियन। अच्छा 2.5 मिलियन कैसे आया? देखिए मैंने 1-for-4 बोनस इशू करा था ना। 1-for-4 बोनस इशू करने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास 4 शेयर हैं तो उसको मैंने एक नया शेयर दिया, तो मैंने ये देख लिया कि भाई 2 मिलियन शेयर अभी लोगों के पास हैं, तो 4 शेयर्स के ये कितने स्लॉट्स बनते हैं, 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 4 किया तो 5 लाख है।
और हर बंदे को एक नया शेयर दिया, तो मैंने 5 लाख शेयर्स नए इशू करे होंगे। ठीक है, देखिए जरा बात को समझे। 4 पर 1, 4 पर 1, 5 बन गया। 4 किसी के पास है तो 1 दिया, 5 बन गया। 2 मिलियन किसी के पास है तो 5 लाख और देना पड़ा, 2.5 मिलियन बन गया। यानी कि हर 4 शेयर पर एक नया शेयर दे रहा हूँ ना, हर 4 शेयर पर एक नया शेयर दे रहा हूँ, हर 4 शेयर पर एक नया शेयर दे रहा हूँ। तो 2 मिलियन शेयर पर टोटल में 5 लाख शेयर नए दे रहा हूँ। यानी कि मेरे नंबर ऑफ शेयर हो गए 2.5 मिलियन। अब सर इसमें मसला क्या है, ये तो आ गया सही से ईपीएस। देखिए, बोनस शेयर्स में क्या है, बोनस शेयर्स में पैसा तो आया नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। यानी कि ये 24 मिलियन रुपीज का जो प्रॉफिट है, ये जो 24 मिलियन रुपीज का जो प्रॉफिट है, ये जो 24 मिलियन रुपीज का प्रॉफिट है, ये मैंने कमाया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 मिलियन शेयर। नए 5 लाख शेयर्स की तो एंट्री पास हुई थी, रिटेल अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस इशू किया था, कोई पैसा नया आया ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, 2020 के ईपीएस को रीस्टेट करता हूँ और उसको मैं 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 2.5 मिलियन कर देता हूँ, और मैं ₹8 पर शेयर लिख देता हूँ। सर ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैं रिवाइज नहीं करता, तो क्या होता है। सर अगर आप रिवाइज नहीं करते ना, तो लोगों को यूँ लगता कि 2020 का ईपीएस था ₹10 पर शेयर, यानी कि 2020 में एक शेयर होल्डर ₹10 कमाता था, और 2021 में एक शेयर होल्डर ₹9.6 कमा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, जबकि कंपनी की 2021 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। कंपनी ने उन्हीं 2 मिलियन शेयर्स के पैसों से पिछले साल जहां 20 मिलियन कमाए थे, यहाँ पर 24 मिलियन कमाए। बुरी नजर क्यों आ रही है, इसलिए क्योंकि जब बोनस शेयर इशू हुए, तो नंबर ऑफ शेयर्स या डिवाइड वाला जो आंसर है वो बढ़ गया, तो 24 मिलियन डिवाइडेड बाई 2.5 मिलियन से आंसर 9.6 आया। तो आप पिछलों को रिवाइज कर देते हो, ताकि जब लोग ये देखें 2020 और 2021 का ईपीएस कितना है, तो उनको पता चले कि अगर 2020 में कोई ₹8 कमाता था एक शेयर पर, तो अब वो 9.6 कमा रहा है। वो ऐसा ना सोचे कि पहले वो 10 कमा रहा था और अब वो 9.6 कमा रहा है, ऐसा तो हुआ भी नहीं है ना। हाँ, बोनस शेयर्स के इशू करने की वजह से वही 24 मिलियन जो है वो अब 9.6, यानी कि डिवीजन 22.5 मिलियन में हो रहा है, बट इफेक्टिवली कंपनी की परफॉर्मेंस तो अच्छी है। कंपनी के पास पहले भी जो पैसा आया हुआ था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस, वो 2 मिलियन शेयर्स का था, और आज भी 2 मिलियन शेयर्स का ही पैसा। लेकिन पहले उन 2 मिलियन शेयर्स के पैसों से कंपनी 20 मिलियन कमा रही थी, अब 24 मिलियन कमा रही है, तो ज्यादा कम है। तो आप उसका आंसर रीस्टेट कर देते हैं। ये वक्त के साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। A rights issue is an issue of new shares for cash, where the shares are initially offered to existing shareholders issued at below market price. अब rights issue की ट्रीटमेंट देखते हैं। rights issue में हम जो है वो अपने existing shareholders को नए shares issue करते हैं, लेकिन market price से कम रेट पर issue करते हैं। यानी कि अगर मार्केट में 140 का चल रहा है, तो हम जो है वो लोगों को 30 में ले देते हैं, एक मिसाल। Effectively, this means that they include the bonus element and needs to be taken while calculating the earnings per share. अब देखें, आपने अभी जो पिछली 2 ट्रीटमेंट पढ़ी, एक आपने पढ़ी कि फुल मार्केट प्राइस पे चीजें इशू कर दूं तो पैसा भी आया, शेयर्स भी आए। दूसरा आपने पढ़ा बोनस इशू कर दूं, बोनस इशू करा तो पैसा नहीं आया, शेयर्स इंक्रीज हो गए। राइट्स इशू के केस में क्या होगा कि ₹40 मांगने थे, 35 मांगे, तो आए तो पैसे, लेकिन उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। यानी कि एक बोनस का ₹5 का एलिमेंट था। यानी कि 40 वाली चीज मैंने अगर 30 में दे दी, तो ₹30 आ गए, उससे मेरी अर्निंग इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन ₹10 नहीं आए, ये ऐसा ही है जैसे बोनस शेयर में होता था कि पैसे नहीं आए। तो इफेक्टिवली इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि राइट्स इशू में एक बोनस का एलिमेंट भी होता है और एक फुल मार्केट प्राइस के शेयर्स का एलिमेंट भी होता है। The comparative EPS is also restated using the same basis as discussed in bonus issue. इस केस में भी आप comparatives को revise करते हैं। Example number 6 देखते हैं। FIFA Limited had 20,000 shares in issue at the beginning of the year 2022. On 1st of October 2022, the company had a rights issue of 1 share for every 5 shares held at an exercise price of ₹4, which was ₹1 less than the fair value per share immediately before the issue. फीफा लिमिटेड एक कंपनी है, और साल 2022 के स्टार्ट में उसके 20,000 शेयर इशू हुए थे। उसका 1 अक्टूबर 2022 वाले दिन कंपनी ने राइट्स इशू किया, एक शेयर दिया फॉर एवरी 5 शेयर है। यानी कि हर शेयर होल्डर के पास जिसके पास 5 शेयर थे, उसको एक नया शेयर दिया। शेयर एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹4। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹4 का मतलब ये कि ₹4 लिए, विच वॉज ₹1 लेस देन द फेयर वैल्यू।
लेकिन अगर फुल मार्केट प्राइस पर इशू किया जाता है, या जो उनकी फेयर या मार्केट में वैल्यू चल रही थी वो 5 रुपए चल रही थी, 5 के बजाय 4 पे इशू करना, 1 रुपए में लेस में इशू करना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी यूज्ड एज द डिनोमिनेटर व्हेन कैलकुलेटिंग अर्निंग्स पर शेयर। अब अर्निंग्स की बहस नहीं है, प्रॉफिट की बहस नहीं है, बहस इस बात की है कि डिनोमिनेटर में मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने लूँ। इस एग्जांपल को जरा गौर से फॉलो करिएगा। अच्छा, अब इसके दो मेथड है। मेथड नंबर वन, द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन टर्म्स ऑफ द राइट्स इशू। राइट्स इशू कितने शेयर्स का होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 5, which is 4,000 शेयर्स। क्यों? क्योंकि 1 for 5 है ना, तो 1 for 5 का मतलब 20,000 शेयर्स पर मैंने 4,000 नए शेयर्स इशू किए होंगे। द कैश रिसीव फ्रॉम द राइट्स इशू, 4,000 इंटू 4 विच इज रुपीज 16,000। मैंने कैश कितना रिसीव किया होगा? 4,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए रिसीव किए होंगे। The number of shares that are issued may be split into those shares that are effectively sold and those that are effectively given away। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 4,000 शेयर जो इशू किए हैं इसके दो हिस्से कर देता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ कि वो शेयर्स कितने हैं जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिला है, यानी कि अगर फुल शेयर प्राइस पर इशू करे जाते हैं तो कितने शेयर्स बनते हैं, और वो शेयर्स कितने हैं जो मैंने फ्री ऑफ फंड दिए हैं या बोनस में दिए। शेयर्स इशूड फॉर वैल्यू। अब देखिए, आप इसको यूं समझें, आपके पास आपने 4,000 शेयर इशू करे, आपके पास 4 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए आ गए, ठीक है। मार्केट में एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही थी? 5। तो 16,000 रुपए के अगर 5 वाले, यानी कि फुल प्राइस पर मैं शेयर इशू करता तो वो 3200 शेयर इशू करता, मैं 4,000 नहीं करता। अगर कंपनी फुल मार्केट प्राइस पर शेयर इशू करती तो वो 3200 करती, वो 4,000 पे नहीं करती। तो आपने ये देख लिया कि भाई 16,000 रुपए में जो मार्केट प्राइस चल रही है उस हिसाब से कंपनी जो है वो कितने शेयर्स इशू कर सकती थी? 3200। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आप एक तरह से ये कह सकते हो कि आपने 4,000 शेयर्स इशू नहीं किए, बल्कि आपने 3200 5 रुपए वाले शेयर्स यानी कि फुल प्राइस पर इशू किए, और 800 शेयर्स आपने बोनस में लिए। ठीक है, 800 शेयर्स पर आप बोनस शेयर्स वाली ट्रीटमेंट कर लो, और 3200 शेयर्स पर आप शेयर्स इशू एट फुल मार्केट प्राइस वाली ट्रीटमेंट कर लो। आई रिपीट, आपने 4,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन 4,000 शेयर्स जो है उनको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि 3200 शेयर्स मैंने इशू करे हैं फुल प्राइस पर, और बाकी 800 शेयर्स मैंने एज अ बोनस शेयर्स इशू करे हैं। तो हमने अपने 4,000 शेयर्स जो हमने इशू करे हैं उनकी दो कैटेगरीज में। अब हम क्या करेंगे, द एक्चुअल एंड वेटेड एवरेज शेयर्स। एक मैंने वर्किंग शो करी आपको, देखें आपकी पोजीशन क्या थी सवाल में। 1 जनवरी 2022 वाले दिन एक्चुअली 20,000 शेयर्स इशू थे। ये 20,000 शेयर्स पूरे साल इशूड रहे, तो वेटेड एवरेज में भी 20,000 आ रहा है। इशू फॉर वैल्यू, आपने 31 अक्टूबर यानी कि 31 सॉरी कौन सी डेट थी, 1 मिनट देख लेते हैं। आपने 1 अक्टूबर वाले दिन, 1 अक्टूबर वाले दिन आपने जो है वो 3200 शेयर्स फुल वैल्यू पर इशू करे। ऐसे ही जैसे फुल मार्केट प्राइस वाला केस होता है, तो 3200 इंटू 3/12 वो आपने केटर कर लिया अपने वेटेड एवरेज में। यानी कि ये एक्चुअली 3200 शेयर्स हैं, और ये 3200 शेयर्स जो हैं वो उनका 800 क्यों किया वेटेड एवरेज में? इसलिए क्योंकि 3 महीने के लिए इशूड है, फुल टाइम फुल ईयर के लिए पैसा नहीं था। अच्छा, इशू फॉर नो वैल्यू। अब इशू फॉर नो वैल्यू कितने शेयर्स थे? 800। जिस हिसाब से ये 20,000 प्लस 3,200 23,200 और 23,200 प्लस 800 यानी कि 24,000 बना। लेकिन हम उसको प्रो रेट कर रहे हैं। क्यों प्रो रेट कर रहे हैं? प्रो रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 800 बोनस इशू के शेयर थे फॉर 23,200 फुली पेड शेयर होते थे। लेकिन मेरे वेटेड एवरेज के हिसाब से तो मेरे 20,800 शेयर्स बन रहे हैं, तो मैंने बोनस का एलिमेंट 717 ऐड कर इसको 21,517 पर ले आया। एक अप्रोच ये वाली होती है। ये अप्रोच जो है ये मेथड नंबर 1 आप कह सकते हो। और इस मेथड में मैंने क्या किया है कि मैंने इस मेथड में जो है ना वो आपको ये किया है कि भाई मैंने शेयर्स के दो हिस्से कर दिए। मैंने बोला कि शेयर्स जो है वो कुछ वो है जो पैसों पर इशू है, और कुछ वो है जो फ्री इशू है, और दोनों को अलग अलग ब्रेक कर मैंने ट्रीट आउट कर दिया। ये मेथड भी बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को मेथड नंबर 2 ज्यादा बेहतर लगेगा। मेथड नंबर 2 में हम थ्योरेटिकल एक्सराइट्स वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल एक्सराइट्स वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं और फिर उसको लॉजिकली समझ लेंगे। इसका फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स बिफोर द राइट्स इशू। राइट्स इशू करने से पहले जितने भी शेयर्स थे उनकी वैल्यू, प्लस रिसोर्सेज रिसीव फ्रॉम द राइट्स इशू। राइट्स इशू से जो पैसा आया वो ऐड कर दो इसमें, और फिर इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू आफ्टर दी राइट्स इशू, और राइट्स इशू के बाद जितने भी शेयर्स हैं उससे आप डिवाइड कर दो। देखिए, इनिशियली मेरे पास 20,000 शेयर्स इशू थे, 5 रुपए के हिसाब से उनकी वैल्यू 20,000 इंटू 5 बनती थी। 4,000 राइट्स इशू शेयर्स इशू किए, और उनके पैसे मुझे 4 रुपए के हिसाब से आए, यानी कि 16,000 रुपए और आए।
तो मेरे पास अब टोटल जो फंड्स हैं वो 20,000 इंटू 5 प्लस 4,000 इंटू 4, ये टोटल पैसे हैं। और राइट्स इशू के फौरन बाद ये टोटल 24,000 शेयर होंगे, यानी कि इफेक्टिवली मेरा जो शेयर है जो पहले 5 का था, आप ये कह सकते हो थियोरेटिकली, आप ये कह सकते हो कि जो राइट्स इशू की जो वैल्यू है, एक्स राइट्स वैल्यू जो है शेयर्स की, यानी कि अब जो शेयर्स की वैल्यू 4.833 है। गिर क्यों गई है? गिर इसलिए गई है क्योंकि बोनस का एक एलिमेंट शामिल था। और फिर आप एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हो जो कि आपका फेयर वैल्यू प्रायर टू राइट्स इशू करने से पहले जो फेयर वैल्यू थी जो कि 5 रुपए थी, और उसको डिवाइड कर देते हो थियोरेटिकल एक्स राइट्स वैल्यू से जो कि 4.833 है। ये 1.0345 जो है ये कहलाता है आपका एडजस्टमेंट फैक्टर, यानी कि इससे आप अपने करंट नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करते हो क्योंकि इतना बोनस का एलिमेंट। समझने के लिए एक मैंने एक जो है वो कुछ आपको अगर इसमें फॉर्मूले में जो है वो मसला हो रहा हो तो समझने के लिए मैंने एक चीज लिखी है। देखिए आप यूं समझे कि प्रीवियसली आपके पास एक शेयर था तो और उस शेयर की वैल्यू थी 5 रुपए, करेक्ट। अब आपके पास 1.0345 शेयर्स हैं। अगर आपके पास पहले एक शेयर था और उसकी वैल्यू 5 रुपए थी, तो अब वैल्यू गिर गई है ना, पर शेयर वैल्यू गिर गई है, पर शेयर वैल्यू 4.833 हो गई है। क्यों हो गई है पर शेयर वैल्यू 4.833? 5 रुपए क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कंपनी ने जब राइट्स इशू की है तो उसमें एक बोनस का एलिमेंट शामिल था। तो इफेक्टिवली अब आप यूं भी कह सकते हो कि भाई मेरे एक शेयर की वैल्यू 4.833 हो गई है, लेकिन अब मेरे पास एक नहीं बल्कि 1.0345 शेयर्स हैं। अगर आप 1.0345 को 4.833 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 5 रुपए ही बनेगा। तो प्रीवियसली हेल्ड वन शेयर ऑफ रुपीज 5 इज नाउ 1.0345 शेयर ऑफ रुपीज 4.833। इफेक्टिवली ये शेयर्स किसको मिले होंगे? आपको ही मिले होंगे ना। राइट्स इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो बोनस भी किसको मिला होगा? आप ही को मिला होगा। तो पहले आपका अगर एक शेयर था और वो शेयर जो है वो 5 रुपए की वैल्यू रखता था, तो अब आपके पास एक शेयर नहीं है बल्कि आपके पास 1.0345 शेयर हैं और उनकी वैल्यू 4.833 पर शेयर है। एज इफ कंपनी इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिक्रीज दी वैल्यू पर शेयर। अब यूं एज्यूम कर सकते हो कि कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करे और उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो। अब आप नंबर ऑफ शेयर्स अगर कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे? ये जो आपने एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया है, आप 20,000 मल्टीप्लाइड बाई एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 9/12। 9/12 क्यों? क्योंकि जो बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट होता है वो डे 1 से लिया जाता है। तो जो 20,000 शेयर्स आपके पास डे 1 पर थे, आप 9 महीने का उसमें बोनस का इम्पैक्ट शामिल करने के लिए उसको 1.0345 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आखिरी 3 महीने में तो आपकी कंपनी में 24,000 शेयर्स थे। 24,000 शेयर्स में राइट्स इशू के शेयर्स भी शामिल हैं जिनका पैसा आया है, और वो शेयर्स भी राइट्स इशू के शामिल है जिनका पैसा नहीं आया। यानी कि आखिरी 3 महीने के लिए, यानी कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो आपके पास कंपनी में 24,000 शेयर्स ही थे। और इसमें से 3200 शेयर्स के पैसे आए थे, वो तो होने ही चाहिए शामिल। और जिनके पैसे नहीं आए थे वो 800 हैं, वो भी हमें शामिल करने हैं, क्योंकि बोनस इशूज की ट्रीटमेंट ये है कि हम उसको एज ऑफ डे 1 से इशू हुए थे ये ट्रीट करते हैं। तो देखिए इससे भी नंबर ऑफ शेयर्स 21,517 आ रही है। अच्छा, फिर कुछ और चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट, द कंपनी स्प्लिट्स द एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इनटू अ लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन शेयर्स। यानी कि शेयर स्प्लिट करेगा मतलब ये है कि कंपनी अनाउंस कर दे कि जिसके पास पहले एक शेयर था अब उसके पास 2 शेयर्स हैं। कोई पैसों का लेन देन ना हो, बस आप यूं कह दो कि कंपनी बोले भाई पहले जो हम जहां पर हम कहते थे कि लोगों के पास 1,000 शेयर थे, अब हम बोलेंगे लोगों के पास 2,000 शेयर हैं। जिसके पास एक शेयर था अब उसके पास 2 शेयर हैं। जिसके पास 4 शेयर थे अब उसके पास 8 शेयर हैं। As there is no actual inflow of resources, the treatment is same as that of bonus issue। एक तरह से ये बोनस इशू ही है ना, 1 for 1 का बोनस इशू, ठीक है ना। अगर आप एक शेयर पर एक शेयर दे रहे हो या अपने एक शेयर को 2 हिस्से कर रहे हो, तो एक तरह से आप बोनस इशू ही दे रहे हो, आपका रिसोर्सेज का कोई इनफ्लो नहीं है। Giga Limited had 1 million shares in issue on 1st of January 2020। On 1st Feb 2020, it made 5 for 2 शेयर स्प्लिट। 5 for 2 शेयर स्प्लिट का मतलब ये है कि जिसके पास 2 शेयर थे अब हम ये कहेंगे कि उसके पास 5 शेयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 24 मिलियन। अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट होंगी 24 मिलियन डिवाइडेड बाई 2.5। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट डे 1 से लिया जाता है। तो 1 मिलियन को मैंने जो है वो 2 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 मिलियन को मैंने इंक्रीज किया। जिसके पास 2 शेयर्स थे अब उसके 5 शेयर्स हैं, तो जिसके पास 1 मिलियन शेयर्स थे अब उसके पास 2.5 मिलियन शेयर्स हैं। 1 मिलियन को आपने 2 से डिवाइड किया, आपने देखा दो 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 शेयर्स वाले कितने ब्लॉक्स हैं, और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि आप उसको इंक्रीज कर सकें।
In case of share consolidation, the company consolidates existing share capital into a smaller number of larger denomination shares. यानी कि शेयर कंसोलिडेशन में उल्टा है, शेयर स्प्लिट में कम शेयर से ज्यादा शेयर्स पर जा रहे थे और शेयर कंसोलिडेशन में ज्यादा शेयर से कम शेयर्स पर जा रहे हैं. As there is no actual inflow of resources, the treatment is same as that of bonus issue. Example number 8. अब आपके पास आप समझ लें 1 मिलियन शेयर्स थे इन इशू ऑन 1 जनवरी और फेब में आपने जो है वो 245 शेयर कंसोलिडेशन करी. 245 शेयर कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जिसके पास 5 शेयर्स थे अब माना जाएगा कि उसके पास 2 शेयर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको कम कर देती है और इसकी वर्किंग जो है वो रिवर्स है. 1 मिलियन को आपने 5 से डिवाइड किया, आपको पता चल गया कि 5 शेयर्स वाले कितने लॉट्स हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और आपने बोला अब आपके पास 1 मिलियन नहीं 4 लाख शेयर्स होंगे. हाँ, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज का कोई एक्स्ट्रा इनफ्लो नहीं होगा, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है. पैरा 68 और 69 कुछ है हमारे पास IAS 33 के, इसमें लिखा हुआ है एन एंटिटी रिपोर्ट्स अ डिसकंटिन्यूड operation shall disclose the basic and diluted amounts per share for the discontinued operation either in the statement of comprehensive income or in the notes. If an entity presents items of profit or loss in a separate statement as described in para 10A of IS1, it presents basic and diluted earnings per share for the discontinued operation as required in para 68 in that separate statement or in the notes. An entity shall present basic and diluted earnings per share even if the amounts are negative. दो बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है. कंपनी के अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशंस अब कंपनी जो है वो अंडरटेक नहीं कर रही है, तो आपने कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के सेपरेटली शो करने होंगे. कैसे, ये हमारी आगे की डिस्कशन है. दूसरा, एक चीज तो आपके बेसिक ईपीएस होती है जो अभी तक हमने कैलकुलेट करी और एक डाइल्यूटेड ईपीएस होता है. तो ये पैराग्राफ्स आपको ये बताते हैं कि आपने कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों शो करने होंगे. Important points for earnings computation. If the preference dividend is cumulative, preference shares पर दिया गया डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब ये होता है कि अगर ना दिया गया किसी साल तो अगले साल डबल डिविडेंड देना होगा. It means that if they are not declared in a particular year, they will have to be declared before declaring any ordinary dividend. In such case, deduct the total required preference dividend for the period regardless of whether or not these dividends have been declared. अगर कोई cumulative preference shares है तो उनके जो dividend का amount बनेगा आपने वो प्रॉफिट्स में माइनस करना होगा, चाहे वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ. क्योंकि अगर इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो अगले साल आपने ये भी देना होगा और अगला भी देना होगा. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आप जो है अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हो तो अगले साल कंपनी पे डबल बर्डन पड़ता है और कंपनी ने किसी भी तरह जमा कर क्यूमुलेटिव जमा करना इकट्ठा गैदर्ड तो आपने डबल डिविडेंड पे करना होगा. फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर किसी सवाल में आए, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मींस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मींस दैट इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन अ ईयर दिस डिविडेंड नीड नेवर बी पेड. इन सच केस डिडक्ट ओनली द प्रेफरेंस डिविडेंड दैट आर डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पीरियड. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो कंपनी को आगे डिविडेंड पे करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करे तो ही आप माइनस करना और ना करे तो आप माइनस नहीं करना. Para 64, if the number of ordinary or potential ordinary shares outstanding increases as a result of a capitalization, bonus issue or share split or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively. If these changes occur after the reporting period but before the financial statements are authorized for issue, the per share calculation for those and any prior period financial statement presented shall be based on the new number of shares. The fact that per share calculation reflects such changes in the number of shares shall be disclosed. In addition, basic and diluted EPS for all periods presented shall be adjusted for the effect of error and adjustments resulting from changes in accounting policies accounted for retrospectively. अगेन ये पैराग्राफ आप पढ़ें आगे हम इसको अप्लाई भी करेंगे. इस पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट जो बहुत बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, if these changes occur after the reporting period but before the financial statements are authorized for issue, the per share calculation for those and any prior period financial statement shall be presented based on the new number of shares. देखें, एक आधा सवाल आपके पास आएगा जिसमें वो बोलेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद जो है ना वो मैंने बोनस इश्यूज जो है वो इशू करे हैं रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन होने से पहले, यानी कि कोई एडजस्टिंग इवेंट हो
तो आप उसको अपने शेयर्स की कैलकुलेशन में अकाउंट फॉर करोगे, ये हम डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो जनाब यहाँ पर मेरा जो प्राइम मकसद था वो ये था कि मैं आप लोगों को जो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर का स्टैंडर्ड है उसको एक बार कम से कम टाइम में जो है वो गो थ्रू करवा दूं और सारी चीज़ें जो है वो आपको रिकैप करवा दूं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एडवांस्ड अर्निंग्स पर शेयर और इंटरमीडिएट अर्निंग्स पर शेयर की अलग स्लाइड्स हैं जिसपे मैं मजीद डिस्कशंस भी करूंगा, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को इसको जो है ना वो गो थ्रू करवाया आपके रिवीजन पर्पस के लिए। इंशाल्लाह हम जो है वो ग्रुप्स पर मजीद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इस स्टैंडर्ड को, और पास पेपर भी सॉल्व करने और बहुत सारी चीज़ें आगे हैं। थैंक यू सो मच।